नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तिवारी और आज के इस पेपर सॉल्यूशन में मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस श्रृंखला का जो पहला फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर था बच्चों, वो आप लोगों के लिए आयोजित किया गया और लगभग बच्चों 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने सक्सेस पॉइंट परिवार पर अपना भरोसा जताया। प्यारे बच्चों, उसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करता हूं ये पेपर आप लोगों ने सभी ने बड़े इत्मीनान से और आराम से दिया होगा। अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर आयोजित किया गया जो कि हमेशा से परंपरा रही है सक्सेस पॉइंट की बच्चों। तो आज के इस सॉल्यूशन में मैं आपका स्वागत करता हूं पुनः एक बार। देखिए, कुछ समस्या रही पिछले 2 दिनों से बच्चों, जो नेट कनेक्टिविटी वाली समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। इसका कुछ समस्याएं भी आ रही है, तो बच्चों ये समस्या आपके दूर कर ली गई है लगभग। तो इस कड़ी के अंदर आज का जो पेपर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे टॉप 10 में रह रहे हैं, जो सेकंड पेपर कल सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, सभी उस पेपर को आराम से दें। फिर जो टॉप 10 विद्यार्थी होंगे मैं उन सभी का नाम लूंगा और जो 1500 से ज्यादा विद्यार्थी जिन्होंने ये टेस्ट दिया है उन सभी को एक बात और बोलूंगा, बेटा लगे रहो। इस बार एक ही काम करना है, या तो इस पार चले जाएंगे या उस पार। मैथमेटिक्स जो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग चाहें तो 30 में से 30 नंबर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस चीज के लिए बच्चों कमर कस लीजिए आप सारे के सारे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूं, पूरा सक्सेस पॉइंट परिवार आपके साथ है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि उसकी मैथ वीक है, 0 लेवल है, उसे मैथ समझ नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी बच्चों हमने पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया है। और उस कंप्लीट कोर्स के अंदर बच्चों जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो शुरुआत के 2 पेपर हैं बच्चों आप लोगों को फ्री हैं, वो टेस्ट सीरीज पे मिलेंगे। उसके बाद जो कोर्स लिया है जिन बच्चों ने, उस पे टेस्ट शेड्यूल प्यारे बच्चों डाल दिया जाएगा जिससे आप टेस्ट दे सके। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, आज की श्रृंखला का पहला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक आकृति दी गई है बच्चों जिसमें O इस वृत्त का सेंटर है, यानी ये जो O है ये इस वृत्त का केंद्र है बच्चों, ठीक है। और वो बोल रहा है कि कोण BAC बराबर है 38 डिग्री, यानी 38 डिग्री। देखिए बच्चों, BA और C ये है 38 डिग्री। और पूछा क्या गया है तब COD। देखिए, इस x से पजल मत होइएगा, जो ये x आप लोगों को दिया हुआ है इससे पजल मत होना कि ये x दिया हुआ है सर आपने और मान पूछ लिया COD इसका। ये आप लोगों को केवल पजल करने के लिए है और कुछ भी नहीं है। अब प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूं। देखिएगा सारे के सारे ये AB और CD लाइनें दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर है बच्चों। अब ये कोण 38 डिग्री है, ये वाला कोण बच्चों 38 डिग्री है, तो जो ये x होगा ये भी कितना आ जाएगा 38 डिग्री। ओके, अब देखिए यहां से ये दूरी भी त्रिज्या और ये दूरी भी त्रिज्या। प्यारे बच्चों ये 38 है तो ये भी कितना हो जाएगा 38, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि समान भुजाएं सदैव समान कोण अंतरित करती है। और यहां देखिए, यहां ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, दोनों समान होती है बच्चों वृत्त में। ये 38 बना रही है तो ये भी 38 बनाएगी, ठीक है। 38 और 38 बना दिया बच्चों। अब देखिए कितने भी तरीकों से कर लो, 38 और 38 76, तो ये बच गया 104 डिग्री। प्यारे बच्चों ये 104 डिग्री है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख ये भी कितना होगा 104 डिग्री। चलो मान लिया आपको ये तरीका नहीं लगाना है, कोई बात नहीं। ये 38 है बच्चों, तो यहां से देखिए ये समान भुजा यानी त्रिज्या है, ये भी इसके साथ बनाएगी 38 डिग्री का। 38 और 38 76। अब पूरे के पूरे COD को देखो, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये 38 और 38 हो गया 76। तो बच्चों 76 डिग्री को घटा दीजिए 180 में से, क्योंकि तीनों का योग होता है 180। आप घटाओगे तो प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा 104 डिग्री। चाहो तो शीर्षाभिमुख वाला कंसेप्ट लगा दो, चाहो तो आप प्यारे बच्चों ट्रायंगल वाला लगा दो, दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा 104 डिग्री। तो जिन भी प्यारे अभ्यर्थियों ने 104 डिग्री किया है वो बिल्कुल सही किया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बच्चों नोट जरूर करना, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए मैं समझाता हूं। अगर कोई क्वेश्चन इस रूप का आ जाए, x की पावर n प्लस y की पावर n के रूप का, यानी जिसके जो बेस हैं
यानी कि जो आधार हैं प्यारे बच्चों वो अलग अलग हों, आधार अलग अलग हों। और बच्चों दोनों की पावर आप लोगों को समान भी दी है, लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, दोनों की पावर विषम है। ये चीज याद रखना, क्योंकि 37 एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है बच्चों। तो यहां से बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। देखिए आप सभी को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां अगर प्लस है तो बाहर कॉमन में भी प्लस आएगा, और यहां प्लस है तो ए बी के साथ माइनस। ये चीजें मैं करवा चुका हूं काफी बार आपको। अब बच्चों इधर देखो, ये घात 3 एक कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। अगर घात विषम संख्या हो तो सदैव वो a प्लस बी से विभाजित होगा ही होगा बच्चों। a का मतलब पहला आधार और b का मतलब बच्चों दूसरा आधार। यहां a की जगह है 29 और b की जगह है बच्चों 17। 29 और 17 आ गया 46। तो जो ये आप लोगों को संख्या दी गई है ये सदैव 46 से विभाजित होगी। या मैं बोलूं 46 में किस किस का भाग जाता है प्यारे बच्चों, 2 का जाता है, ओके, 23 का भी जाता है, और 46 में खुद 46 का भी जाता है, ठीक है। यानी ये 2 से भी विभाजित होगी प्यारे बच्चों, और ये 23 से भी होगी, और 46 को भी पूर्णतः विभक्त करेगी प्यारे बच्चों। अब एक चीज देखो, 2 से भी हो रही है, 23 से भी हो रही है, 46 से भी हो रही है, तो ये किसको पूर्णतः विभक्त नहीं करने वाली है, तो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 11। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं शॉर्ट में, जब बारी आएगी फैक्टर की प्यारे बच्चों, उसके लिए लाइव क्लासेस ली जा रही है इवनिंग में, उसमें जब इसकी बारी आएगी पूरा डिटेल से बताऊंगा आप सभी को। तो देखिए जब भी प्यारे बच्चों आप लोगों के आधार अलग अलग हो और घात आ जाती है विषम, तो याद रखना वो सदैव x प्लस वाई से विभाजित होगा। सदैव किससे? x प्लस वाई से विभाजित होगा बच्चों। तो 29 और 17 आ गया 46, यानी ये 46 और इसके फैक्टर गुणनखंडों से विभाजित होगा, अर्थात 11 से नहीं होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 11। फिर बढ़ते हैं बच्चों, बिल्कुल आराम से बढ़ना है, देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे आज का, कि जब 2 की पावर 21 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट मत लगाना कि घात 4 के बाद पुनरावृत्ति होती है, वो नहीं है बच्चों, वो इकाई अंक में काम आता है। अब करने के इतने मेथड है बच्चों जिसकी हद नहीं है। आप इसमें रिमाइंडर वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, टोशिएंट मेथड लगा सकते हैं, बेसिक लगा सकते हैं, और कुछ एक किताबों में तो क्या कंसेप्ट है बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है। और मैंने हमेशा देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज इस क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा का पूरा आपके किताब की नकल मार के लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। अब देखिए बच्चों एक चीज बताओ, सारे के सारे 21 को क्या मैं 3 गुणा 7 बोल सकता हूं क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, सही बात है बिल्कुल। ये तो मैंने क्या किया बच्चों, 2 की पावर 3 और बाहर लिख दिया आपके इस प्रकार 7, क्योंकि जब ब्रैकेट के ऊपर पावर आएगी तो उनका गुणा हो जाएगा आपस में, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 की पावर 3 है, इसको बोला जाता है 8, और घात चल रही है प्यारे बच्चों कितनी, 7 बोल सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं इस 8 की घात 7 में मुझे भाग देना है 9 का। अब मैं चाहूं तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को और ज्यादा छोटा कर सकता हूं और छोटे रूप में परिवर्तित कर सकता हूं, लेकिन समझना जरूरी है बच्चों। देखिए 9 के बिल्कुल पास में आता है 8, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए प्यारे बच्चों शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। मैं 8 को लिख सकता हूं 9 माइनस 1 8 होता है, और उसकी घात आ गई प्यारे बच्चों 7, और भाग किसका दिया जा रहा है, 9 का, ठीक है। अब बच्चों जब मैं भाग दूंगा तो एक चीज नोटिस करना सारे के सारे विद्यार्थी प्यारे बच्चों, 9 के अंदर तो इस 9 का पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। अब यहां क्या बच गया मेरे पास, ओनली -1 की पावर बच गया बच्चों कितना, 7, क्योंकि पहले वाले 9 में पूरा पूरा भाग चला गया, और -1 है बच्चों, इस -1 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो एज इट इज लिख दिया -1 की घात 7। और बच्चों किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि विषम हो तो आंसर ऋणात्मक ही आएगा, और 1 की घात बच्चों दुनिया का कोई भी अंक आ जाए आंसर हमेशा 1 होगा। तो यहां से रिजल्ट बन गया -1। लेकिन अब दिक्कत होगी बच्चों, कभी भी याद रखना शेषफल ऋणात्मक संख्या तो नहीं होगी, कभी नहीं होती बच्चों। ये चीजें मुझे भी पता है और आप सभी को भी पता है कि शेषफल कभी भी प्यारे बच्चों ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। हमें भाग देना था बच्चों 9 का, तो याद रखिएगा लास्ट में जो आपका भाजक है
उसमें से एक घटा दोगे, क्योंकि शेषफल कभी -1 नहीं होगा, तो 9 में से 1 गया बच्चों, आंसर आ जाएगा 8। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर था 8। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लो, जितने भी रीट के अभ्यर्थी हैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं अपितु मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो एग्जाम ओरिएंटेड है, बन सकता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस संख्या का विस्तारित रूप होगा। विस्तारित रूप का मतलब है इसे विस्तार पूर्वक बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान का क्वेश्चन है। देखिए, अब बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, दशमलव से पहले आओ। 9 का स्थानीय मान 9, 8 लिखा है बच्चों, यहां से इकाई दहाई के स्थान पर है, यानी दहाई का अंक जुड़ जाएगा, यानी 8 का स्थानीय मान 80, 3 है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे, तो 3 का स्थानीय मान हो गया 300। शॉर्ट में बोलते हैं कि आपके यहां 3 है, जितने दाईं और अंक है उतने जीरो लगा दो। 3 के दाएं 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दी। 8 के दाएं केवल 1 अंक है बच्चों, तो 1 जीरो। 9 के दाएं तो कुछ भी नहीं है, तो बच्चों सीधा 9 लिख दिया। ठीक है। अब बच्चों दशमलव के बाद का आधार आता है, इसे बोलते हैं दशमलव। दशमलव का मतलब 10वीं में लव हुआ बच्चों, तो यहां से 10 की घात n के रूप में आएगा, लेकिन गुणा में नहीं आएगी घात, भाग में आ जाएगी बच्चों। तो 4 का हो जाएगा 4/10, 5 का हो जाएगा दूसरे स्थान पर है तो 2 जीरो, ये लो 5/100, 7 का हो जाएगा तीसरे स्थान पर है तो 7/1000। मैच कर लो, 300 + 80 + 9, 380 9 हो सकता है, 380 9 हो सकता है, 380 90 गलत हुआ, 380 9 हो सकता है। उसके बाद है बच्चों 4/10, देखते जाओ 4/10 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ओके। फिर है बच्चों 5/100, इसमें भी आ रहा है 5/100, लेकिन इसमें 45 आ गया तो ये गलत। अब बच्चों दिक्कत खड़ी होगी, या पहला सही है या ये सही है। यहां 5/100, यहां 5/100, पता ही नहीं चल रहा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। लेकिन देखिए बच्चों, हमें पता है 7 का स्थानीय मान होगा, तीसरे स्थान पर है तो बटे में 3 जीरो। यहां तो है 3 जीरो, लेकिन यहां है 4 जीरो, तो ये गलत हो गया। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये आपका स्थानीय मान से रिलेटेड एक सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब बच्चों एक चीज याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में कभी आपको जातीय मान, आंकिक मान, अंकित मान या नेंज मान भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा है, कुछ ऐसा अगर आ जाता है ना प्यारे बच्चों, तो याद रखना जातीय मान का मतलब वो जाति पूछता है, आंकिक या अंकित मान मतलब जो अंकित है। तो बच्चों 3 का 3, 8 का 8, 9 का 9, 4 का 4, 5 का 5 और 7 का अंकित मान, आंकिक मान या जातीय मान सेम अंक होगा। उसमें डिपेंड नहीं करता कि वो बाड़मेर में बैठा है, बालोतरा है, जोधपुर है, नागौर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, कहीं भी हो बच्चों, हमें केवल उस अंक को ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर उसी जोश और जुनून के साथ कि ये इस साल रीट में आपके नया टॉपिक जुड़ा है, आंकड़ों का प्रबंधन। 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100%। निम्न में से द्वितीयक आंकड़े, बच्चों द्वितीयक आंकड़े क्या हैं जो दूसरी बारी लिए जाते हैं। जैसे एक बात बताओ, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा डायरेक्ट कि मान लीजिए फला ढिमकाना जगह पे आग लग गई, ठीक है। अब वहां से जो डायरेक्ट आंकड़े कलेक्ट होंगे ना, जो स्थानीय लोग देखेंगे या कोई और देखेगा, वो तो होगा पहली बार देखा गया आंकड़ा, यानी प्राथमिक आंकड़ा। लेकिन आप जब न्यूज़पेपर में उस चीज को पढ़ोगे, यानी वो पहले किसी सोर्स ने उस न्यूज को लिया, फिर प्रकाशित किया, फिर आपने पढ़ा कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तो वो द्वितीयक आंकड़े होंगे। जैसे अब प्यारे बच्चों एक एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, जो आप सभी के लिए चिर परिचित है, रीट का एग्जाम। आज के टाइम में बच्चों जो सबसे ज्यादा बेवफाई की है वो रीट ने की है, सभी को पता है। ये बोलेगी आज होंगी, कल होंगी, जून में होंगी, कब होंगी पता ही नहीं चल रहा। यानी बार बार जो आंकड़े रीट से संबंधित न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो रहे हैं, कभी प्यारे बच्चों यादव साहब, पटेल साहब आ रहे हैं, नए नए आंकड़े बता रहे हैं, यानी वो न्यूज प्रकाशित होने के बाद आप देख रहे हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, वो द्वितीयक आंकड़े होंगे। अब वो बोल रहा है द्वितीयक आंकड़े के, ओके, वो आप लोगों को क्या बोल रहा है बच्चों, यहां से इस चीज को समझो सारे के सारे। वो एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत नहीं है। कौन से संग्रहण के स्रोत नहीं है प्यारे बच्चों, इस चीज को सारे के सारे विद्यार्थी समझो। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन,
पत्र पत्रिकाएं प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, जो चीज प्रकाशित हो जाती है यानी पहले किसी सोर्स से ली है फिर उसको पब्लिश किया है, वो हमेशा सेकेंडरी। पत्र पत्रिकाएं हमेशा सेकेंडरी। अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, बच्चों एक चीज आपको शॉर्ट में बताता हूं याद रखने के लिए, जहां वर्ड आ जाए ना प्रकाशन या प्रकाशित, वो हमेशा सेकेंडरी होगा। स्थानीय स्रोतों में संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ये प्यारे बच्चों प्राथमिक आंकड़े होते हैं क्योंकि ये पहले नंबर पे लिए जाते हैं। पूछा है द्वितीयक स्रोत नहीं है क्योंकि बच्चों ये कौन सा है, ये प्राथमिक है, तो राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों। अब जैसे एक बात बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं कहीं पे आपके लड़ाई झगड़ा हो गया, मान लो अब किसी ने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, मैंने कहा बेटा यहाँ पे सर लड़ाई हो गई थी, कुछ लोग आए, कोई मैटर था मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़ाई की, एक दूसरे के मारा पीटा जो भी हुआ मैंने उन्हें बताया। तो प्यारे बच्चों मैंने उन्हें बताया, स्थानीय स्रोत हूं मैं, तो मैं प्राथमिक आंकड़ा हुआ, वही न्यूज कल प्रकाशित हो जाएगी वो तो सेकेंडरी हो जाएगी। 100% आएगा इस साल एक क्वेश्चन, इसका ध्यान से करना है। देखिए इस चीज को समझे बच्चों, यदि एक भिन्न के अंश को 32% बढ़ा दें और हर को 75% बढ़ा दें तो बच्चों क्या हो रहा है, तो नई भिन्न 12/25 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चों हमें पता है भिन्न का मतलब क्या, जिसमें एक अंश होगा एक हर। न मुझे अंश का पता न मुझे हर का पता, अंश मान लिया x है, हर मान लिया y है, यानी जो वास्तविक भिन्न है वो मैंने मान ली बच्चों x/y है, वास्तविक है बच्चों ये। अब बच्चों देखिए वो क्या बोल रहा है, ये x/y वास्तविक भिन्न थी। अभी मुझे पता है प्रत्येक संख्या अपने आप में होती है 100%, अंश भी 100% था, हर भी 100%। अंश को बढ़ा दिया 32%, यानी 100 में 32 बढ़ गया तो 100 + 32 में सीधा लिख रहा हूं, आप चाहो तो 100 + 32 लिखना, ये बन गया 132%। ठीक है, हर को 75 बढ़ा दें तो बच्चों ये बन गया 175%। परसेंटेज का निशान चाहो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तुलना ही 100 से कर रहे हो। ऐसा करने पर नई भिन्न बन जाती है, यानी ये जो भिन्न है परिवर्तित होकर बन जाती है 12/25 बच्चों। जो कट रहा है काट दो, 25 एकम 25, 25 आता है 175, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 बचा, 1 और 2 12, 12 एकम 12, तो ये आ गया x/y, और x के गुणा में चल रहा है 11, y के गुणा में चल रहा है 7, बराबर दोनों कट गए 1/1। ये गुणा में है, इधर आके आ गया नीचे यानी भाग में। ये भाग में है बच्चों, जो आज नीचे है वो कल कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बटे का 7 चला गया ऊपर। तो प्यारे बच्चों x/y का मान आ गया 7 गया ऊपर, 11 आया नीचे, तो बच्चों ये आ गया आप लोगों के पास 7/11, 7/11। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है रीट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है लगभग बच्चों फ्रैक्शन या भिन्न का मैं बोलूं, ये क्वेश्चन प्रतिशत में भी यूज करते हैं और कई जगह इसको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में भी यूज कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन बना नहीं है 1-2 बारी में, तो इस बार मेरे हिसाब से चांसेज है बच्चों, इस बार अच्छे चांस है इस क्वेश्चन को बनने के, तो बिल्कुल आराम से कीजिएगा। फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें, निशा नाम की एक लड़की है, उसने 15 वस्तुओं को 4000 रुपए में खरीदा और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, यानी बेचती है, यानी 15 खरीदा तो 15 बेचा होगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बच्चों मुझे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य पता है, विक्रय नहीं पता। देखिए बेसिक बताऊं, माना एक का विक्रय मूल्य, मैंने एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया x, ठीक है बच्चों, तो 15 का विक्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, 1 रुपए, 1 का मूल्य x है तो 15 का हो गया 15x, ठीक है बच्चों, और लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बच्चों एक वस्तु हमने विक्रय मूल्य x माना है, तो बच्चों लाभ हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 1 का विक्रय मूल्य x है तो 5 का विक्रय मूल्य हो जाएगा 5x, यानी कि मैंने 15x जितना बेचा और लाभ कमाया 5x जितना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग सारे के सारे एक बात बताओ जरा मुझे, लाभ बराबर होता है बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूं आज, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है प्यारे बच्चों 5 के बराबर, यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5x बराबर, विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 15x माइनस क्रय मूल्य दिया है ऊपर देखिए 4000, प्लस का 5x इधर जाके हो गया माइनस का 5x,
और माइनस का 4000 इधर आके हो गया बराबर के प्लस का 4000। तो 15 में से 5 गया बच्चों 10x, 10x बराबर आ गया 4000। 0 से कट गया 0, तो x का मान आ गया बच्चों 400 रुपए। और एक चीज नोटिस कीजिएगा सारे, हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य माना x और पूछा भी क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो आंसर आ गया बच्चों 400 रुपए। ये लीजिए, मैं चाहता डायरेक्ट बताता, अगर विक्रय मूल्य से तुलना हो तो याद रखना विक्रय मूल्य सदैव जुड़ा हुआ होता है, यानी इस 15 में 5 जुड़ा हुआ है, इस जुड़े हुए 5 को अलग करोगे तो ये आ गया 10, 10 बराबर 4000, काटोगे तो 1 बराबर 400। ये डिपेंड आप पे करेगा बच्चों कि आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार इंप्लीमेंट कर रहे हो, किस प्रकार समझ रहे हो उस क्वेश्चन को। फिर बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, कि x लगातार संख्याओं का औसत 3x है। x का मतलब ये एक चर राशि है, चाहे तो उसकी जगह कुछ वर्ड भी दे सकता था। यदि प्रत्येक संख्या में से x माइनस 1 घटाया जाए तो नया औसत। अब बच्चों देखिए, मेरा कंसेप्ट सभी को याद होगा, जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग 4-5 हजार अभ्यर्थी जो पढ़ के गए उन सभी को पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे पढ़े सभी को पता है कि सर एक कंसेप्ट बताते हैं हमेशा क्लासेज में कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक से, यानी जितनी भी संख्याएं अगर मैं सभी को मान लूं, ये भी 3x, ये भी 3x, ये भी 3x डैश डैश, जितनी भी संख्याएं, यानी कुछ बोले या मैं बोलूं x संख्याएं हैं, सारी की सारी मान लिया 3x, सारी संख्याएं समान हो तो वही औसत होता है। अब वो बोल रहा है प्रत्येक में से घटा रहा है x माइनस 1, इसमें से भी और डैश 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 सभी में से भी। तो बच्चों 3x में से घटा दिया x माइनस 1 और डैश 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 सभी में ये प्रक्रिया रिपीट होगी। तो बच्चों 3x में से 1x घट गया तो ये बच गया 2x, माइनस और माइनस हो गया प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1, आगे भी आएगा 2x प्लस 1, आगे भी आएगा 2x प्लस 1 डैश डैश डैश, यानी जितनी भी जगह है प्यारे बच्चों सभी जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस में 1। तो यहां से बच्चों राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2x प्लस में 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आप लोगों में से किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वो क्या बोल रहा है, आप लोगों के समझो कि वह न्यूनतम भिन्न ज्ञात करो जिससे इसमें अगर जोड़ दें तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ओके बच्चों, जो कट रहा है पहले उसको काट देते हैं। ये लो, 5 से काटो एक बार। ओके, हमने क्या किया बच्चों, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा एक बार, 3 से काटा 7 बार, ये 7 से इस 7 को काट दिया, 2 से काटो एक बार, 2 से काटो 5 बार, सब कुछ कट गया। ओके, ऊपर बचा बच्चों यहां से 3 और इधर बच गया आपके कितना, कहां गया 8, और यहां पे आ गया ऊपर तो बच गया 3 और नीचे बच गया प्यारे बच्चों आपके 8 इधर बचा, इसको काटा था 5 बार, 5 8 40, सब कुछ कट गया, 3/40 बच गया। सिंपल सी बात है बच्चों। अब एक चीज नोटिस करो सारे के सारे विद्यार्थी, बेटा ये 3/40 तो आ गया, ये 3/40 आ गया। अब उसने बोला है कि जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। बच्चों पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट, यानी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अब हमें पता है 1 का स्क्वायर 1, क्या इसे 1 बना सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर बच्चों देखिए ये 40 है, नीचे लिख दूं मैं 40। अब बच्चों इस 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 40 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 37 जोड़ोगे आप लोग, क्योंकि देखिए 37 और 3 बन जाएगा 40 और नीचे लघुत्तम भी आ जाएगा 40, 40 से 40 कट के हो गया 1। और प्यारे बच्चों 1 क्या होगी? 1 तो आपके पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो बच्चों याद रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या जोड़ा जाएगा, 37/40 राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जल्दी करना जरूरी है इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ के रखते हैं। अब बच्चों देखिए 3/40 आया। अब सिंपल सी बात है, 40 में क्या जोड़ना पड़ेगा 40 बनाने के लिए? 40 आपके बनाने के लिए 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 37 जोड़ोगे, किस में? 40 में। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 37/40 इसमें जोड़ना पड़ेगा और आप लोगों की संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी बच्चों। फिर चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप विद्यार्थियों से क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, समझो कि 5 है इकाई, 7 है दहाई यानी 70, 5 है इकाई यानी 5, 3 है आपके सैकड़ा यानी 300, 4 है हजार यानी 4000, 10,000 यानी कि सीधा 10,000 बोल दो। अब बोल रहा है सभी को जोड़ दो।
बच्चों 10 और 4 हो गया 14,000, 370 और 5 ये बन गया 375, और 10 और 4 बन गया 14,000, नीचे 375, जोड़ोगे तो 5 7 3 4 1, सभी को जोड़ दो। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी बताया क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आप टाइम लगाओगे। सभी को जोड़ोगे 14,375 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपने कर लिया होगा जल्दी से। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विभाजन करने की प्रक्रिया में वो बोल रहा है कि भाजक बराबर है 10 गुना किसका, भागफल का। प्यारे बच्चों फिर बोल रहा है जो भाजक है आपका, ये लाइव क्लासों में मैंने बताया, पूरा टॉपिक आप चाहो तो देख सकते हो वहां से। विभाजकता नाम में भाजक बराबर है बच्चों उसके बाद 5 गुना शेषफल। यदि शेषफल 16 हो, यानी लास्ट में एक हिंट दे दिया कि शेषफल है 16। अब प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, पूछा है भाज्य, और बच्चों भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। बच्चों ये आपको पता है। अब मेरे पास तो बेटा एक शेषफल ही तो है, अब मेरे पास 3 में से केवल एक चीज है शेषफल। अब देखिए मुझे इस शेषफल का उपयोग करना है, भाजक भी निकालना है, भागफल भी। सबसे पहले बताओ इस शेषफल को कहां रखूं। मैं इस शेषफल की जगह प्यारे बच्चों लिख सकता हूं 16। तो यहां से मुझे पहली चीज मिल गई मेरी कि भाजक बराबर था 5 गुना शेषफल, और शेषफल है 16, तो 16 5 बेटा भाजक आ गया आप लोगों का 80। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां देखिए मेरे पास भाजक भी है, ये नहीं है, तो बच्चों इस इक्वेशन को लेता हूं। मुझे पता है 10 गुना भागफल, बेटा ये बराबर है भाजक के, और भाजक अभी निकाला है ना मैंने 80, 0 से कट गया 0, तो बेटा यहां से मेरा भागफल आ गया किसके बराबर, 8 के बराबर। ठीक है, सम्मान निकल गए। अब इस समीकरण में रख दो, भाज्य बराबर होगा भाजक जो कि है 80 गुना भागफल है 8 प्लस शेषफल है 16। 8 8 64 यानी 640 प्लस 16, जोड़ोगे तो 40 50 56, ये आ जाएगा 656 के बराबर। तो राइट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2 आपका। सिंपल क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन करने हैं, तो मैं शाम को लाइव आता हूं बच्चों रेगुलर 6 बजे, और ये पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से कराया, डिटेल में कराया। आप चाहो तो वहां इसको चेक भी कर सकते हो। फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम, 2 लगातार कोई सी भी हो सकती है बच्चों, जैसे मान लो 2 और 3 है, लघुत्तम और महत्तम समापर्त्य क्रमश है। सबसे पहली बात देखो बच्चों, लघुत्तम समापर्त्य अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हो, 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम समापर्त्य, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए, यानी 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा, तो बच्चों आप क्या बोलोगे सर 6। अब बच्चों 6 को क्या मैं 2 गुना 3 नहीं बोल सकता क्या? तो बच्चों याद रखना लघुत्तम अगर संख्याएं अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल हो सकता है जोड़ नहीं होगा, दूसरी संख्या नहीं होगा, उनका गुणनफल हो सकता है। लेकिन जब बात आती है ना एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन लेना। अब बच्चों 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो याद रखना 2 और 3 का मैसअप है, यानी एचसीएफ होगा 1। ये बोल रहा है उनका अनुपात नहीं होगा, गलत बात। संख्या 1, बच्चों इस संख्या 1 का मतलब होगा केवल 1। ठीक है, यानी जब भी 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो याद रखना उनका मैसअप है सदैव 1 होगा। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। तो उनका गुणनफल संख्या 1। लगभग बच्चे पता है क्या है, कई बार पजल हो जाते हैं कि सर संख्या 1 मतलब कौन सी संख्या? नहीं, इस संख्या 1 का मतलब है संख्या 1, इस 1 का मतलब 1 वाला 1 है। बच्चों याद रखना, क्योंकि जब भी 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका मैसअप है 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मैसअप है 1 होता है, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मैसअप है भी 1 होता है बच्चों, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन नहीं आता है। फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात y अनुपात x है। देखिए विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, ठीक है, अनुपात है y अनुपात x, यानी y बटा x। y x का 200%। बच्चों
200% का मतलब समझो, 200% का मतलब होता है दुगना है, यानी y है वो दुगना है, 2 गुना है, किसका 2 गुना है? x का। यानी आप चाहो तो y की जगह लिख सकते हो 2x, क्योंकि बच्चों 200% का मतलब होता है डबल, 100% का मतलब बराबर होता है बच्चों। तो इधर देखिए सारे के सारे बच्चे, आप y की जगह लिख सकते हो 2x, बटे में चल रहा है x, x से कट गया x, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों के पास 2/1, एक है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 2 बच्चों। अब बोल रहा है क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट। बेटा एक बात बताओ, खरीद रहा है 1 में और बेच रहा है 2 में, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे? सर लाभ परसेंट। 1 में खरीदा है सर, 2 में बेचा है, तो लाभ हो गया 1 का। लाभ होगा किस पे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 1, तो बटे में 1 आ गया, क्योंकि बेटा जिससे तुलना होती है ना मैथ में, वो बेस है, जिससे तुलना होगी वो बेस है। और गुणा में आ गया बेटा 100, तो बच्चों 1 गुणा 100 यानी कि लाभ हो जाएगा 100%। क्लियर? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी ने कर लिया होगा ये, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 5 मकड़ियां हैं, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन में 5 जाले बनाती है, तो 10 मकड़ियां 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में। बच्चों ये देखिए, एक एक नियम बोल सकते हो या मिश्र समानुपात भी बोल सकते हो, सबने पढ़ा हुआ है। शॉर्ट में बताऊं, M1D1H1 बटे W1 बराबर है M2D2H2 बटे W2। याद है बच्चों, सब्जी वगैरह को बढ़िया बनाने के लिए मसाला डालते हैं, कौन सा? MDH मसाला। बेटा याद रखना, MDH मसाला याद रखना है। मसाला डालोगे तो काम करोगे, काम को बोलते हैं वर्क, काम को बोलते हैं वर्क। M का मतलब नंबर ऑफ मैन यानी व्यक्तियों की संख्या, D का मतलब डेज दिनों की संख्या, H का मतलब आर घंटों की संख्या। अब बेटा पहले M1 की जगह मकड़ियां हैं 5, ये लीजिए M1 गुणा, उसके बाद है 5 घंटे, यानी H1 की जगह आ गया 5 गुणा कार्य करके 5 दिन में, यानी दिन की जगह आ गया 5, और कितने जाले बनाती है? 5 जाले, यानी कितना काम करती है? 5 जाले बनाने जितना, यानी बटे में आ गया 5। तो 10 मकड़ियां 10 घंटे कार्य करके कितने दिन में? 10 दिन में। पता ही नहीं है कितने जाले बना रही है बेटा, मैंने मान लिया W2 की जगह W2 बनाती है, यानी कुछ ना कुछ तो काम करेगी बेटा वो। अब इधर देखिए 5 से कट गया 5, 10 गुणा 10 होता है बेटा 100, 5 गुणा 5 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 10 गुणा 4 आ गया 40। तो बेटा W2 ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, W2 बराबर आ गया 4 गुणा 10, यानी कितने जाले बनाएगी? 40 जाले। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 40 जाले। स्पीड इसलिए रख रहा हूं, फर्स्ट टाइम प्यारे बच्चों मेरे सॉल्यूशन में मैथमेटिक्स में, क्योंकि मेरा ये मानना है स्पीड जरूरी है। इतने बेसिक से लगभग बच्चों में L1 L2 मिला के 30 से 40 पेपर तो यूट्यूब पे पड़े होंगे, मैं करवा चुका हूं। अब स्पीड जरूरी है बेटा, क्योंकि स्पीड नहीं होगी तो मेन एग्जाम में फायदा नहीं होगा। यदि कोई धनराशि 14 से 2/7% की दर से ब्याज के रूप में दी जाती है, तो बताइए कितने वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज हमारे मूलधन के बराबर हो जाएगा, यदि मूलधन 5600 रुपए। बेटा एक बात सोचो, अगर इस क्वेश्चन को मैं 3 सेकंड में करवा दूं तो आपके माइंड में आएगा सर पढ़ने में ही लग गया 20 सेकंड, 3 सेकंड में कैसे? बताता हूं कैसे। देखिए 14 से 2/7% है, इसको भिन्न में बदलोगे तो आएगा 1/7। भिन्न में कैसे बदलते हैं? देखो 14 7 है 98, 98 और 2 100, इसको बोल सकते हैं 100/7%। और जब भी प्रतिशत को बदलते हैं भिन्न में, यानी प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। बेटा 100 से 100 कट गया तो ये बनता है 1/7, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। अब बच्चों जो बटे में आता है मैं बता चुका हूं, उसे बोलते हैं मूलधन, और मूलधन के ऊपर जो भी मिलता है अंश में जो आएगा उसे बोलते हैं ब्याज। ये भूल जाइए, 5600 तेल लेने गया बेटा, इसको भूल जाइए, याद ही नहीं रखना इस चीज को। तो अब देखिए अगर मूलधन 7 रुपए है तो 1 साल में ब्याज मिलता है 1, उसने लास्ट लाइन बोली है हमारे मूलधन के बराबर हो जाएगा। बेटा 1 साल में ब्याज 1 मिलता है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 6 7 में 7, तो समय कितना लगेगा? 7 साल लगेंगे बेटा मूलधन के बराबर होने में। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए करना क्योंकि इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैं 5600 की जगह लिख देता 5 3 1 9 7 5 4 2 1 और ये मान लो 2 फिर लगा दिया मैंने, बाई चांस मान लीजिए कुछ भी लगा देते हैं जो आपका मन करता है, मान लो 5,
पॉइंट लगा दिया आपके 4 9, ये लो, ये मूलधन है। अब बताओ कितना समय लगे। तो पता क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, लगभग बच्चे इतनी बड़ी वैल्यू देख के घबरा जाएंगे। मेरे स्टूडेंट को नहीं घबराना, इसको देखते ही क्रॉस मार देना है कि भाई साहब इससे मतलब नहीं है, मुझे मेरी लैंग्वेज से मतलब था। 14 से 2/7 1/7 के बराबर, बटे में जो आता है, जो बेस है, आधार है, वो मूलधन का काम करता है। और जो मूलधन का काम करेगा उसके ऊपर जो वैल्यू आती है अंश में, वो ब्याज का काम करती है सदैव। यानी 7 रुपए पे मिलता है 1 रुपए 1 साल में, तो 2 साल में 2 रुपए, तो 7 होने में कितने साल लगेंगे, 7 साल। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। संख्याएं हैं प्राकृत, यदि अगली 2, अब बेटा एक बात बताओ, समझो, औसत मान लो 1 2 3 है, औसत बोलूंगा आप सारे बोलोगे सर 2। औसत पढ़ाया जाता है किताबों में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कब तक ये कचरा पढ़ोगे यार, कब तक ये कचरा पढ़ोगे, कंसेप्ट सीखे। औसत का मतलब होता है मिडल नंबर, बीच की संख्या। अगर उन्हें संख्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित किया जाए, अर्थात उनमें अंतर समान हो, जैसे 1 2 3 1 1 का अंतर, मैं बोलूं 2 4 6, आप बोलोगे सर औसत 4, मैं बोलूं 2 4 6 8 10, आप बोलोगे 6। औसत का मतलब बीच की संख्या, जब उनमें डिफरेंस इक्वल हो। तो बच्चों याद रखना, प्रत्येक प्राकृत संख्या औसत को बढ़ाती है 1/2 यानी 0.5। कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं 1 2 3 है, आपने बोला औसत है सर 2, फिर मैंने बोला 1 2 3 4, 4 संख्याएं होगी। औसत है बीच की संख्या, न तो 2 होगा, क्योंकि अगर औसत 2 को लिया तो दाईं तरफ 2 संख्याएं, बाईं तरफ 1 संख्या, ये तो बीच में नहीं आ रही, न 2 होगा न 3 होगा, तो औसत हो जाएगा 2.5। अगर संख्याएं आ गई 5, 1 2 3 4 5, तो औसत हो जाएगा 3, क्योंकि औसत का मतलब ही होगा मिडिल नंबर। बच्चों दाएं जितनी संख्याएं उतनी ही संख्याएं बाएं भी होगी। तो याद रखना, प्रत्येक प्राकृत संख्या औसत बढ़ाती है 0.5, और अगर सम हो या विषम हो, कभी भगवान ना करे क्वेश्चन आ जाए, तो वो औसत को बढ़ाती है 1, क्योंकि अंतर होता है 2 का। अब वो बोल रहा है यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं औसत कर दी जाए, औसत का मतलब शामिल कर दी जाए, घबराना मत इस शब्द से, तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। अब बेटा इस पूरे क्वेश्चन को कह दो भाई साहब आप जाओ तेल लेने, संख्याएं 2 है ना बेटा, एक संख्या औसत आधा बढ़ाती है, तो 2 संख्याएं बढ़ाएगी कितना, 1। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन मुझे याद है बच्चों, पटवारी के प्री और मेंस में इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए हुए। अगर आप बेसिक लगाओगे ना किताबों की तरह, RS अग्रवाल या किसी अन्य किताब की तरह, बहुत बड़ा है, आप मेरा कंसेप्ट लगाइए, जिंदगी भर इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दिक्कत नहीं आएगी। फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन कि किसी आयत का क्षेत्रफल ये है। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उसका संभव परिमाप। अब देखिए बच्चों, ये है, ये भी मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया है, x² + 7x + 10, इसके करने गुणनखंड। शॉर्ट में बोलूं तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, मध्य की संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा आए अचर पद गुणा x² का गुणांक, कोई नहीं है, मतलब 1 है, 10 एकम 10, 10 एकम 10, गुणा तो आए 10, योग आए 7। आप बोलोगे सर टुकड़े हो गए 5 और 2, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो देखिए मैंने क्या किया, x² प्लस, तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 5x + 2x, बिल्कुल, 5 और 2 7, 5 गुणा 2 10, प्लस में आ गया 10, इन दोनों में कॉमन आ गया बेटा x, अंदर बच गया x प्लस में 5, इन दोनों में कॉमन आ गया बेटा 2, 2x में 2 का भाग 2 x बचा, 10 में 2 का भाग 2 5 बचा। अब इधर भी x + 5, इधर भी x + 5, कॉमन आ गया x + 5, यहां बच गया x, इधर बच गया प्लस का 2, यानी ये हो गए इसके टुकड़े। चाहो शॉर्ट करना तो देखिए बच्चों 7 के 2 टुकड़े 5 और 2, यानी x + 5 x + 2, यानी इसका जब गुणनखंड करोगे तो ये आएगा, जो बड़ा है उसको मान लो लंबाई, इसको मान लो चौड़ाई। अब देखिए वैसे जब एरिया की बात आती है ना बेटा, मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो लंबाई चौड़ाई किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल बात करें, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बात करें, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको लंबाई मानते हैं, चौड़ाई कभी भी लेंथ से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहती है कि जो चीज लंबी है ना ज्यादा वो लंबाई होगी।
अगर इस प्रकार ज्यादा चीज लंबी है तो ये लंबाई, इस प्रकार ज्यादा लंबी है तो ये लंबाई हो जाएगी। जो चीज की लेंथ ज्यादा है उसे लंबाई बोलेंगे, जिसकी कम होगी उसे मोटाई या चौड़ाई बोल देंगे बच्चों। तो देखिए लंबाई ये आ गई, चौड़ाई ये। परिमाप होता है बच्चों आयत का। देखिए ये भी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बेटा 2 गुणा लंबाई है x प्लस 5, चौड़ाई है प्लस में x प्लस में 2, जोड़ दीजिए ना 1x 1x 2x, 2 गुणा 2x प्लस 5 और 2 7, बाहर है 2 का गुणा कर दीजिए, 2 2 है 4x प्लस 2 7 है 14। परिमाप आ गया 4x प्लस 14, ऑप्शन नंबर 1। शॉर्ट में करना है तो 7x के 2 टुकड़े करते 5 और 2 बेटा यहां से, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 सीधा बनता, एक है लंबाई एक है चौड़ाई, दोनों को जोड़ते बेटा तो ये आता x और x 2x, 5 और 2 7, ये आ गया लंबाई और चौड़ाई का योग। परिमाप निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई 2 बार आती है, तो डबल करते तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता 4x प्लस 14, ऑप्शन नंबर 1। चलते अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वो बोल रहा क्या है आपको कि 2 वर्ग दे दिए, कोई से भी 2 वर्ग है, ठीक है। अब वो पहली बात क्या बोल रहा है समझो कि 2 वर्गों का परिमाप। बेटा परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणा भुजा। मैंने पहले की भुजा मान ली a, पहले की है 4a बराबर 24 परिमाप, 4 से काटो तो ये आ गया 6 बार, यानी पहली भुजा है 6। दूसरे का परिमाप है 32, 4 से काटोगे बेटा ये कट गया 8 बार। अब वो बोल रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कर दो। कोई बात नहीं बेटा, इसका क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल निकालोगे भुजा स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, दोनों का योग करो, 64 और 36 आ गया 100। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि बराबर क्षेत्रफल यानी इन दोनों के वर्गों का योग है प्यारे बच्चों 100, इसके बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, 40 आंसर है। कैसे है देखिए, तीसरे वर्ग की भुजा मान लो c है, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। बच्चों तीसरे की भुजा अगर c है तो क्षेत्रफल c स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहां से देखिए c का स्क्वायर 100 है, वर्गमूल लो तो c बराबर आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ओके, यानी तीसरे वाले की भुजा आ गई 10। अब बच्चों निकालना है तीसरे का परिमाप। परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 10 आ गया 40 सेमी। सिंपल सा। और छोटा करना है तो देखिए हम लोगों को सभी को पता है, वहां से आपके पास भुजा आ जाएगी 24 से आ जाएगी 6 चौके 24, 6 वहां से 8। आप लोगों को ये ट्रिपलेट पता है 6 8 10। अगर भुजा 6 है इसकी 8 है तो इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करें तो हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। यानी पहले वर्ग की भुजा अगर 6 है, दूसरे की 8 है, और बोल दे इनके वर्गों के बराबर है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो याद रखना उस तीसरे वर्ग की भुजा सदैव 10 होगी। भुजा 10 है तो परिमाप 4 गुना 40 हो जाएगा। आंसर नंबर 2 राइट होगा। बहुत तरीके हैं बच्चों करवाने के लिए, आपको जो अच्छा लगे वो करें। अब बच्चों देखिए इस चीज को समझो कि यदि I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। अब वो क्या बोल रहा है, यदि I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, ACB बराबर 55 डिग्री तथा ABC बराबर 65 डिग्री, तब BIC का मान बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया ABC, ACB बराबर है 55 डिग्री, ACB बराबर है 55 डिग्री, ये लीजिए। फिर वो बोल रहा है बच्चों ABC है 65 डिग्री, AB ये है 65 डिग्री, ठीक है, और I अंतः के अंदर है, ये लो, ये अंतः के अंदर आ गया यहां से I। अब वो बोल रहा है कि ये इस प्रकार है तो कोण BIC। बच्चों एक बात, ये 65 है, ये 55 120, तो ये बच गया 60 डिग्री। और हमें पता है कोण BIC इन सेंटर यानी जो अंतः केंद्र होगा उसका मान होता है 90 डिग्री प्लस सामने कोण है A, यानी सामने वाले कोण का आधा। तो बच्चों ये आ जाएगा 90 डिग्री
प्लस सामने कोण 60 है, 60 का आधा करोगे तो ये बन गया 30, 30 और 90 हो गया 120 डिग्री। ये लीजिए, चाहो तो बच्चों इनको भी आधा आधा करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। कैसे? 65 का आधा हो गया 32.5, ये लीजिए, क्योंकि ये कोण अर्धकों का विभाजन होता है, और ये आ जाएगा 27.5। ठीक है, 32.5, 32.5, 27.5, 27.5, इन दोनों को आप जैसे ही जोड़ोगे ना बेटा तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना बच गया? 120। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, आंसर 120 ही आएगा, 120 ही आएगा। अगला देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग समझो सारे के सारे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझो सारे। एबीसी एक त्रिभुज है और AB BC तथा CA भुजाएं है और वो बढ़ा रहा है। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, यहां से एक त्रिभुज बना दिया, A B और C त्रिभुज है। अब बोल रहा है AB BC CA। AB भुजा को कलर बदलते हैं ताकि अलग दिख जाएगी। वो बोल क्या रहा है बेटा, AB भुजा को E तक बढ़ा दिया, मान लो यहां तक बढ़ा दिया, ये कोई बिंदु E तक है। फिर बोल रहा है BC भुजा को F तक, ये BC भुजा है, इसको बढ़ा दिया मान लो F तक, ये लो। फिर बोल रहा है उसके बाद CA भुजा को G तक, CA भुजा को बढ़ा दिया मान लो G तक, ये लो। इस प्रकार इसको बढ़ा दिया यहां तक, इस प्रकार। अब लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में उसने बोला है एक बात कि यदि CBE यानी ये वाला कोण है 130 डिग्री और ये बराबर है ACF के। ACF कहां है बच्चों? देखो ACF यानी ये भी 130 डिग्री है बेटा। अब बेटा एक बात बताओ, ये 130 है तो ये कितना बच गया? 50। ये 130 है तो ये कितना बच गया? 50, क्योंकि एक समतल पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 50 और 50 100, तो ये बच गया बेटा 80 डिग्री। ये 80 है। पूछा है GAB यानी ये बाहर वाला कोण पूछा है, ये 80 है तो बाहर वाला कोण कितना डिग्री बच गया? 100 डिग्री, क्योंकि समतल पर बने कोणों का योग होता है 180। अब वैसे भी आपको पता है बाह्य कोण का मान आंतरिक अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर, यानी जो आपका कोण GAB है उसका मान अंदर की ओर वाले अंतराभिमुख यानी कि आमने सामने वाले कोणों के योग के बराबर। प्रमेय लगा सकते हो डायरेक्ट, तो भी उत्तर 100 आएगा। अपना बेसिक तरीका लगाओ। देखिए मैंने एक ही चीज बताई है, समतल आ गया 180 डिग्री बनेगा और कुछ याद नहीं रखना, तो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा आपके 100 डिग्री। ऑप्शन राइट होगा पहला, 20वें में आ जाएगा आपके पहला। अब हम चलते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन आपको किस प्रकार के दे रखे हैं, चेक करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है अगला आपके, वो बोल रहा है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। अब बच्चों वैसे ही पता है इसकी प्रकृति अमूर्त है। अमूर्त का मतलब संकल्पना, हम सोच सकते हैं, ये मूर्त नहीं है, ये मूर्त नहीं है बच्चों जिसे हम देखकर छूकर महसूस कर सकें। हम केवल कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा आप लोगों को कि बताइए 2 गुणा 5 क्या होता है, तो आप क्या करोगे, उस चीज को सोचोगे, इमेजिन करोगे। सर 2 × 5 होता है 10। आपने क्या किया, उनको सोचा, अपने माइंड में लाया बच्चों। इसका मतलब इसकी प्रकृति अमूर्त है, और वो बोल रहा है अमूर्त तत्वों से तो मिलके बनी है और इन्हें मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं। सही बात है। अब याद है बेटा मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है जिसके अंदर 1st ग्रेड मैथमेटिक्स, 2nd ग्रेड मैथमेटिक्स, रीट L2 साइंस मैथ और L1, उनमें आज तक जितनी भी परिभाषाएं बनी हुई है या बन सकती है, मुझे लगता है डैमसी और उससे बाहर नहीं जाएगा इस बार रीट में, उनको पढ़ना। और ये पहली क्लास थी राजस्थान में जिनमें ट्रिक के रूप में पढ़ाई गई है। तो बेटा याद आ रहा होगा वो ट्रिक। देखिए बच्चों, जब आपके सिर पे स्टोन यानी पत्थर पड़ता है ना बच्चों, तो आप अमूर्त रूप से मूर्त रूप में कार्य करने लग जाते हो। क्या पड़ता है बच्चों? पत्थर। पत्थर को बोलते हैं स्टोन। तो बेटा ये कहा था मार्शल एच स्टोन ने कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जो कि आपके मूर्त रूप से परिभाषित होती है। कब बच्चों? अमूर्त चीज है, उस पे पत्थर मारोगे तो मूर्त रूप में आपके गति करेगी। चलें आगे। आगे बोल रहा है उद्देश्य और प्राप्य। देखिए बेटा उद्देश्य सिंपल है। मेरा उद्देश्य, आपका उद्देश्य इस बार रीट में सिलेक्शन देना, रीट में पास होना, ही आपका उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य,
प्राप्य उद्देश्य ये कुछ स्पेशल उद्देश्य होते हैं। जैसे आपका उद्देश्य इस बार केवल रीट को पास करना ही नहीं है, आपका उद्देश्य इस बार रीट के अंदर टॉप 3 रैंक लाना भी है। आप सोच रहे उद्देश्य सिंपल था कि मेरे को भी औरों की तरह पास करना है, ये एम है, उद्देश्य। स्पेशल आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो प्राप्य उद्देश्य हो जाएगा, जो आपको प्राप्त करना है, जो टारगेट है आपका। तो याद रखना उद्देश्य हमेशा सिंपल होते हैं और ये आपके स्पेशल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, उद्देश्य सामान्य होते हैं जबकि प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट प्रकार्यात्मक होते हैं। ये बात सही है। आगे देखते हैं। उद्देश्य शिक्षक से संबंधित, देखिए उद्देश्य सभी से संबंधित होते हैं, ये बोल रहा है केवल शिक्षक नहीं, जबकि प्राप्य उद्देश्य शिक्षार्थी नहीं। गलत बात है बच्चों। उद्देश्य शिक्षण अधिगम व्यूह रचना बनाने में मदद करते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य मूल्यांकन। बिल्कुल गलत बात है बेटा। उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से सीधे संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है ये तो, जबकि प्राप्य उद्देश्य विषय वस्तु और शिक्षक में सहायक होते हैं। नहीं बेटा, देखिए उद्देश्य चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो सभी के होते हैं बेटा। तो यहां राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं हम। गणित शिक्षण में गणित विषय को प्राय किन शिक्षण समस्याओं का सामना करना पड़ता है? गणित की अवधारणाओं व संप्रत्तियों पर उचित समझ विकसित होने में असमर्थता, बिल्कुल सामना करना पड़ता है। संप्रेषण प्रभावी ना होना, जैसे बेटा अगर कोई आप लोगों से संप्रेषित होने का प्रयास कर रहा है, आपको समझा रहा है, उसका संप्रेषण इफेक्टिव नहीं है, तो बच्चों ये भी एक समस्या होती है। बिल्कुल सही बात है। गणित विषय में पर्याप्त दक्षता ना होना, अब बेटा देखिए ये तो सबसे मेजर ही समस्या, आपकी दक्षता ही नहीं है, स्किल ही नहीं है आप में, तो आप थोड़ी बच्चों पढ़ा पाओगे, यानी ये भी एक समस्या है। तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी आपका। फिर चलते हैं आगे, बोल रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण तो होगा ही नहीं, तो बच्चों पाठ्य पुस्तक किस काम की, उनकी क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो सबसे पहले आपके है संख्या पद्धति, ठीक है, उसके बाद है प्यारे बच्चों औसत, उसके बाद है अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन, फिर है प्रतिशत, फिर है बच्चों लाभ हानि, फिर है ब्याज। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कराता हूं लाभ हानि, फिर संख्या पद्धति, यानी कि मैं क्रमबद्धता ही नहीं रखूंगा तो पाठ्य पुस्तक किस काम की। ये बात भी सही है। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि अवधारणाओं को रटने पर जोर देना। नहीं, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो रटने पर जोर देती है। अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है। आप उन अवधारणाओं को बेटा जितना व्यवहारिक जीवन से जोड़ोगे विद्यार्थी उतना अच्छे से उन चीजों को समझ पाएगा। तो ये भी सही है। उसने क्या बोला है, आवश्यक अंग नहीं है, तो बेटा ये तीसरा आवश्यक अंग नहीं है। रटने पर कभी भी कोई जोर नहीं देती है बेटा। अगला बोल रहा है गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य है। गणित की प्रकृति तुलनात्मक है, बिल्कुल सही है। तार्किकता है, बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चों तर्क प्रधान है। तर्क होते हैं, तर्क वितर्क करने की आदत है, गणित में सर्वाधिक डेवलप होती है। गणित में क्रमबद्धता भी है। संदेहास्पद प्रकृति नहीं बेटा, ये नहीं है। गणित के अंदर प्यारे बच्चों जो भी रिजल्ट निकलते हैं उनमें संदेह नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं 5 और 5, आप बोलोगे सर 10। मैं अमेरिका में जाके बोलूंगा कि 5 and 5 is equal to 10, तो आप क्या बोलोगे, यस सर 10 होते हैं। आप उसके अलावा मारवाड़ी में बोल दो, बागड़ी में बोल दो 5 और 5 कितना हुआ है, तो आप बोलोगे 10 हुआ है। यानी लैंग्वेज कोई सी भी है बेटा, जो इसकी नेचर है आप उस पर संदेह नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, इसकी प्रकृति संदेहास्पद तो नहीं है बिल्कुल। गणित एक ऐसा मार्ग है जिससे मन में तर्क करने की आदत स्थायी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को 28 है बेटा, अब मैंने बोल दिया आपको क्या करना है, 28 के कोई भी 2 टुकड़े करने, ठीक है। मैं बोल दूंगा 28 के 2 टुकड़े करो, 3 टुकड़े करो, सभी के करने के तरीके अलग अलग होंगे बेटा। यानी एक तर्क करने की आदत उसमें स्थायी हो जाती है। आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो उसमें तर्क करने की आदत आपके माइंड में डायरेक्ट आती है। उपयुक्त कथन से गणित के किस मूल्य के बारे में सर्वाधिक पता चलता है? बौद्धिक, सांस्कृतिक। देखिए सांस्कृतिक के बारे में तो पता ही नहीं चलेगा, ये कोई अगर वो बोलता हमारी संस्कृति पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं बोलता सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है बच्चों, तो ये सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होता। अनुशासनात्मक सामाजिक मूल्य, अब बेटा देखिए सामाजिक मूल्यों के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। अब बौद्धिक मूल्य होते हैं हमारी बुद्धि, यानी हमारे मस्तिष्क और मन से संबंधित, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब बेटा देखिए गणित से क्या होता है, एक डिसिप्लिन की भावना जागृत होती है, अनुशासन की भावना जागृत होती है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। अगला क्वेश्चन है, गणित में कोरा ज्ञान प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है
जितना कि ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, ढंग का मतलब आ जाएगा तरीके, मेथड से परिचित होना। उपयुक्त कथन से गणित संबंधी किस दृष्टिकोण के बारे में पता चलता है? अभिप्रेरणात्मक। अब बेटा गणित के अंदर अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साइकोलॉजी की भांति, लेकिन वो बोल रहा है गणित, यहां बात कर रहा है स्टेटमेंट में कि गणित में केवल ज्ञान प्राप्त करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका तरीका पता करना। तो बच्चों ये तरीका कब पता होगा? जब बालक में प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुसंधान, सोचने समझने तर्क करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस प्रवृत्ति को बोला जाता है अन्वेषण करने की प्रकृति। तो आंसर राइट हो जाएगा आपके दो। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना बालकों, ये बन सकता है इस बार भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। सतत प्रक्रिया, बिल्कुल मूल्यांकन चलता रहता है बच्चों, टिक 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 करके, कभी घोड़े पे कभी बाइक पे बैठ के। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आंतरिक अंग है। ओके, अच्छी बात बोल रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थी, देखिए मूल्यांकन विद्यार्थी केंद्रित होता है बच्चों हमेशा। मूल्यांकन इवोल्यूशन बोलते हैं, आप किसी का भी कर सकते हो। मूल्यांकन केवल प्रतिभाशाली बालकों में अध्यापकों हेतु नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत बात है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब मूल्यांकन सभी का होता है। आप इवेल्यूट सभी को कर सकते हो, बालक हो, टीचर हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो बच्चों, मूल्यांकन सभी का होता है। जैसे मैं मूल्यांकन करता हूं कि मान लीजिए मैं कोई भी एग्जाम्पल बोल देता हूं आपके, मान लो कि निकू मिकू से ज्यादा होशियार है, ए बी से ज्यादा होशियार है, अजीत मनीष से होशियार है, मनीष अजीत से होशियार है, मैं मूल्यांकन ही तो कर रहा हूं बच्चों। तो राइट आ जाएगा बच्चों। इसने पूछा आवश्यक अंग नहीं है, चौथा बिल्कुल नहीं है। किसी गणितीय आकृति को दिखा दिया, मान लो ये त्रिभुज, ये वर्त, ये चतुर्भुज, दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य। अब बालक को थोड़ी पता है, वो तो नया है बच्चों। जो बालक आता है ना बच्चों, वो चिकनी मिट्टी के समान है। अब जो टीचर होता है वो एक प्रकार से उस कुम्हार की भांति कार्य करता है, जो उससे सुराही भी बना सकता है, जो उससे घड़ा भी बना सकता है, दीपक भी बना सकता है, जो लोगों की जिंदगी में उजाला करता है। वो डिपेंड उस पर करेगा। अब मैंने उसको बताया 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज, 4 वाली चतुर्भुज, और जो इस प्रकार गोल गोल बनेगा वो वर्त। यानी मैं उसको दिखाकर कौन सा उद्देश्य प्राप्त करता हूं बच्चों? तो देखिए, मैं उसको दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं उसे नॉलेज दे रहा हूं, यानी ये ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो यहां राइट हो जाएगा 4। कौशलात्मक क्यों नहीं आएगा? जब बच्चों कौशल आएगा, उसमें स्किल कब आएंगे? जो खुद उन आकृतियों को बनाएगा। अनुप्रयोगात्मक, यानी वो देखकर, सीखकर, अवधान में डालकर, समझकर अपने अंदर इतनी स्किल डेवलप कर लेगा कि उनका उपयोग कर सके। अवबोधात्मक, ये ज्ञानात्मक के बाद की प्रक्रिया है। जब उसे ज्ञान दिया जाएगा तो वो अपने अवधान में, अपने माइंड में, मस्तिष्क में, मन में डालेगा। तो बच्चों ये इसके बाद की प्रक्रिया है। तो पूछा गया है केवल दिखाकर। अगर वो तुलना करेगा ना बच्चों, अवबोधात्मक का मतलब आप ये भी बोल सकते हो, जब वो तुलना करना सीखेगा तो वो अवबोधात्मक उद्देश्यों की आपके प्राप्ति करेगा बच्चों। अगला है आपका कि अधिगम व शिक्षण में सुधार है तो उपचारात्मक शिक्षण, उपचार करना है, इलाज करना है कि शुरुआत की जानी चाहिए। अब बेटा एक बात बताओ, आपके जैसे मान लो एक ये चीज बोली जाती है कि लड़का है कोई, अगर उसका सपना है क्रिकेटर बनना तो उसे बचपन से खिलाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बीमारी होगी, कोई मान लीजिए लड़के लड़की का कोई पिंपल हो गया छोटा सा, अब वो ये थोड़ी करेगा कि जब ये इतना बड़ा पिंपल हो जाएगा तब मैं इलाज करूंगा। वो क्या करेगा? वो पिंपल जब छोटा होगा तभी उसका इलाज कर देगा। अब बच्चों शुरुआत की बात हो रही है, तो याद रखना उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत हमेशा इनिशियल लेवल पे करनी चाहिए। कौन से स्तर से? प्राथमिक स्तर से, ताकि वो समस्या कोई विकराल रूप ना ले ले। तो ये देखिए सिंपल से 30 क्वेश्चनों का सारांश था हमारा। देखिए समस्या तो रही बच्चों, लेकिन आप लोगों को एक प्रॉमिस किया है। देखिए कोई सी भी घड़ी आ जाए यार, आप इस चीज से टेंशन मत लीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। अब कितना ही आपके जल्दी लेट सॉल्यूशन कराओ, आंखों में नींद हो ना हो, भूल चुके हैं। अच्छी नींद याद नहीं कि लास्ट टाइम कब ली थी। अब तो इतना वर्कलोड रहता है, भूल चुके हैं सब कुछ बच्चों। अब ये मुझे लगता है आपका रीट तक ये प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। यार छोड़िए, आप भी अपने तरीके से मेहनत करते जाइए सारे। और देखिए एक चीज आपको हमेशा से बोल रहा हूं, हम कमी नहीं छोड़ रहे, आप कमी ना छोड़िए बच्चों, मिलकर मेहनत करते हैं। और इस साल मैथमेटिक्स में और पता नहीं मुझे, मेरे सब्जेक्ट के अंदर यार कम से कम 1500 से ज्यादा अभी तक पेपर दे चुके हैं, लगभग 2000 मिनिमम होंगे। तो यार तुम 2000 में से कम 1000 बच्चे तो ऐसे निकलना जो मैथमेटिक्स में 29 या 30 नंबर लेके हैं। हमारा मन और मस्तिष्क है वो ऊपर हो जाएगा बच्चों। हमारे मस्तिष्क में एक बात सदैव रहेगी कि यार कुछ बच्चे थे, प्रयास किया उन्होंने और मारवाड़ का नाम रोशन किया, अपने बाड़मेर का, अपने राजस्थान का नाम रोशन किया।
तो इसी उम्मीदों के साथ प्यारे बच्चों, मैं अमित तिवारी अब आप सभी से विदा लेता हूं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, मेहनत कीजिए, दूसरा पेपर और अच्छे से करना है बच्चों सभी को, ठीक है। फिर मिलता हूं, फिर मुलाकात करता हूं अगले पेपर के सॉल्यूशन में आप सभी से। तब तक आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही।